टाइम देखा और कहा, यार कहीं बेचारा कार्तिक डर के मारे कांप रहा होगा। राहुल ने हंसते हुए कहा, वैसे भी हमें वो किस मुंह से आकर मिलेगा, भीख मांगने से फुर्सत मिले तब ना। वो सब इस बात पर हंसी रहे थे कि कार्तिक की आवाज आई। मेरा इंतजार कर रहे थे। अचानक कार्तिक को सामने देख कुछ पल के लिए राहुल और उसके दोस्त थोड़े हैरान हो गए, क्योंकि हमेशा सिंपल लुक में रहने वाला कार्तिक आज ब्रांडेड और कीमती कपड़ों में उसके सामने खड़ा था। और इतना ही नहीं, उसके साथ नीट और एक खूबसूरत सी लड़की भी खड़ी थी। शैनन की नजरें शेफाली और उसकी खूबसूरती को घूर रही थी। ऐसी खूबसूरत लड़की को कार्तिक के साथ देखकर वो कहीं ना कहीं जल रही थी। राहुल ने तिरछी स्माइल में हंसते हुए कार्तिक से कहा, क्या बात है, मैंने तो सुना था कि महंगे कपड़े रेंट पर मिलते हैं, लेकिन आज देख भी लिया। ये बोलकर उसने कार्तिक के कोट की कॉलर में लिखा हुआ ब्रांड नेम देखा। उसकी नजर शेफाली पर पड़ी। वो उसके टोन लेग्स को घूर कर देखने लगी। उसे अजीब सी निगाहों से देखते हुए वो उसके करीब होकर गुजरा और फिर उसने कार्तिक से आईब्रोज उचकाकर कहा, लड़की भी रेंट पर लाता है या किसी से भीख मांग कर लाया? ये बोलकर राहुल और उसके दोस्त एक बार फिर से हंसने लगे। नील को राहुल की बात सुनकर गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, क्या बकवास कर रहा है तू? राहुल ने नील को देखकर मुंह बनाकर कहा, अच्छा तो तेरी आदत नहीं गई वकालत करने की? इसी बीच वहां का ओनर राहुल को ग्रीट करने के लिए पहुंचा। उसने अचानक कार्तिक को वहां देखकर कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? और उसे घूरने लगा। कार्तिक ने राहुल की ओर देखते हुए ओनर से कहा, आपके बार की सबसे महंगी स्कॉच लेकर आइए। उसके इस ऑर्डर पे ओनर ने मुंह बनाकर कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं तुझ जैसे के लिए स्कॉच क्यों लेकर आऊंगा? कार्तिक ने नील पर एक नजर डाली। नील ने अपने पास पॉकेट से एक कार्ड निकालकर ओनर को पास किया और कहा, ये रही आपकी पेमेंट। ओनर उन दोनों के बदले हुए हाव भाव को देखकर बड़ा हैरान था। फिर कार्तिक ने राहुल से कहा, जहां तक मुझे पता है कि मुझे तू कोई चैलेंज देने वाला था। उस दिन तूने पिलाने की कोशिश की थी, आज मैं पिला रहा हूँ। वैसे भी हारने के बाद नहीं मिलेगी। ये सुन झुंझलाए हुए राहुल ने कार्तिक का कॉलर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कार्तिक पर इसका असर न देखकर राहुल ने झटके से उसकी शर्ट की कॉलर छोड़ दी। शैनन ने राहुल को संभालने की एक्टिंग की और फिर कार्तिक और शेफाली को घूरती हुई बोली, तुम दोनों कंपटीशन में लड़ने ना। गाइस, राहुल और कार्तिक के बीच कार रेसिंग होने वाली है। आर यू एक्साइटेड? राहुल ने कार्तिक के गाल से हिलाते हुए कहा, लेकिन कार रेसिंग के लिए इस गरीब के पास कार भी तो होनी चाहिए ना। राहुल की बात पर एक बार फिर उसके सारे दोस्त और शैनन जोर जोर से हंसने लगे। राहुल का इस तरह से बात करना शेफाली को काफी अजीब लग रहा था। वो बार बार हैरान होकर कार्तिक को देख रही थी, लेकिन कार्तिक उसे आंखों से चुप रहने का इशारा कर रहा था। अब तक शेफाली को समझ में आ गया कि राहुल और कार्तिक आपस में दोस्त तो बिल्कुल नहीं है। कार्तिक के चुप रहने पर राहुल ने अपने कंधे उचकाकर कहा, कोई बात नहीं, तू अपनी BMW के साथ अपनी उस रेट्रो स्कूटर से रेस लगाकर मुझसे हार जाना। कार्तिक ने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा, और अगर जीत गए तो वो भी देख लेते हैं। राहुल बार से बाहर निकलते हुए बोला। बिस्ट्रो से कुछ दूरी पर रेसिंग के लिए पहले से ही स्टार्टिंग और फिनिशिंग लाइन बना दी गई थी। सभी वहां पहुंच गए थे। इस वक्त राहुल अपनी ब्लैक कलर की BMW की ड्राइविंग सीट पर मौजूद था और बगल में थी शैनन। उसके फ्रेंड्स हाथों में फ्लैग लेकर कार्तिक पर तंज कस रहे थे। ये लड़का आएगा भी या नहीं? अरे डर के भाग तो नहीं गया? तभी अचानक कार्तिक बुगाटी शेरॉन स्पोर्ट्स कार में वहां पहुंचा। कार्तिक को इतनी महंगी कार में देखकर राहुल और शैनन का मुंह खुला का खुला रह गया। और वहां कार्तिक को बुली करने वाले लोग इतनी महंगी कार को करीब से देखकर हैरान थे। राहुल ने अपने कार की साइड वाली विंडो डाउन की और कार्तिक से कहा, अब तू रेस लगाने के लिए महंगी कार भी भीख में मांग कर लाया क्या? कार्तिक ने सीरियस होकर कहा, कुछ देर बाद तो तू भी मुझसे रहम की भीख मांगेगा। राहुल ने तिरछी स्माइल के साथ कहा, चल देखते हैं। फिर उसने एक ऊंची पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, वो देख, जो सबसे पहले उस पर अपना फ्लैग लगाकर वापस आएगा वो हारने वाले की गर्लफ्रेंड को किस करेगा। ये सब बोलकर उसने शेफाली को देखा और अपने दांतों को होठों से दबा लिया।
राहुल के पास बैठी शेनन इस बात को सुनकर नाराज हो गई, लेकिन राहुल ने उसे इग्नोर कर दिया। फिर नील ने राहुल को ब्लू कलर का फ्लैग दिया और कार्तिक के हाथों में व्हाइट कलर का फ्लैग देकर वो साइड हो गया। विसल की आवाज सुनते ही दोनों ने स्पीड से कार चलाना शुरू कर दिया। कार्तिक की स्पोर्ट्स कार होने की वजह से वो इतनी ज्यादा तेज चल रही थी कि शेनन चाहकर भी उसे देख नहीं पा रही थी। इस वक्त कार्तिक पूरी स्पीड से अपनी कार ड्राइव कर रहा था। इस बीच उसने कई बार शेफाली को भी देखा। शेफाली के चेहरे पर डर के बिल्कुल भी कोई भाव नहीं थे। ज्यादातर लोग पहले राहुल को चीयर कर रहे थे, फिर कार्तिक की स्पीड को देख उन्होंने कार्तिक को चीयर करना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद कार्तिक और शेफाली पहाड़ी के सामने पहुंच गए। शेफाली गाड़ी से उतरकर अपना फ्लैग वहां लगाकर गाड़ी में बैठ गई और वो लोग फिर से वापस आने लगे। उन्होंने जब वापसी के लिए आधा रास्ता तय कर लिया, तब राहुल और शेनन भी पहाड़ी के पास फ्लैग लगाने पहुंचे। कार्तिक और शेफाली पहले पहुंचकर रेस जीत गए और उनके वहां पहुंचते ही नील खुश होकर तालियां बजाने लगा। राहुल के रेस हार जाने से बाकी लोग काफी नाराज थे। नील ने शेनन के साइड वाला डोर ओपन किया और गाना गाने लगा। चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा। शेनन ने उसे गुस्से में डांटते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? नील ने मासूमियत से कहा, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने कहा था हारने वाले की गर्लफ्रेंड जीतने वाले को किस करेगी, और वो भी उसके होठों पर। ये बोलकर वो एक बार फिर से गाना गाने लगा, चुम्मा चुम्मा दे दे। शेनन ने गुस्से से राहुल की ओर देखा। राहुल अपनी नजरें नीची कर चुपचाप खड़ा था। फिर उसने कार्तिक पर नजर डाली, जो कि शेफाली के साथ हाथ बांधकर उसे देख रहा था। शेनन ने नाराज होकर कहा कि मैं किसी को किस नहीं करने वाली। कार्तिक ने जवाब दिया, जाओ, मैं राहुल को अपने रहम की भीख देता हूँ, और वैसे भी मुझे तुम्हें मुंह लगाने का कोई शौक नहीं है। ये बोलकर उसने एक नफरत भरी नजर शेनन पर डाली। उसने शेफाली के कंधे पर हाथ रखकर कहा, डार्लिंग, मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अब इन लोगों के रोने का वक्त शुरू हो चुका है। शेफाली उसकी बात सुनकर हंसने लगी। शेफाली के लिए कार का दरवाजा खोल कार्तिक एक बार फिर कार में बैठ गया। कुछ देर के बाद शेफाली ने बस स्टॉप की ओर इशारा कर कहा, आप लोग मुझे प्लीज यहीं पर ड्रॉप कर दीजिए, मैं खुद घर चली जाऊंगी। कार्तिक ने सीरियस होकर कहा, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर सकते हैं। शेफाली ने अपनी स्वीट सी आवाज में कहा, नो थैंक्स, मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को मेरी वजह से परेशानी हो। आप प्लीज मुझे यहीं ड्रॉप कर दीजिए। बस के रुकते ही शेफाली उसमें से उतरकर बस स्टॉप की ओर चली गई। कुछ सोचकर कार्तिक भी उसके पास गया और बोला, तुम मुझसे चाहती क्या हो? शेफाली उसकी ओर देखने लगी। कार्तिक ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, कहो, कहना क्या चाहती हो? उसके इतना कहते ही शेफाली ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, जी हाँ, एक बात है जो मैंने अब तक किसी से नहीं कही, लेकिन आज आपसे कहने जा रही हूँ। कार्तिक ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम चाहो तो मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हो। शेफाली की काजल से सनी हुई आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसे इमोशनल होते देख कार्तिक ने बड़े ही प्यार से कहा, देखो, मैं तुम्हें एक फ्री की एडवाइस देने जा रहा हूं। रोने वाले को दुनिया और रुलाती है, इसलिए अपने आंसू पोंछो और बताओ क्या हुआ। शेफाली ने हाँ में धीरे से सर हिला दिया और अपने पर्स से रुमाल निकालकर अपने आंसू पोंछ लिए और उसने कहा, मेरे बाबा दिल्ली के सिटी हॉस्पिटल में पिछले 5 सालों से एडमिट हैं। उन्हें डिमेंशिया नाम की दिमागी बीमारी है और हर दिन उनकी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। कार्तिक अब तक हाथ बांधे हुए उसके एक एक शब्द बड़े गौर से सुन रहा था। शेफाली ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, बाबा ने मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी। माँ के बारे में मुझे याद ही नहीं है, वो कब मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन मेरे बाबा ही मेरी दुनिया है। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, मेरे लिए सब कुछ वही है। अपनी
बात को अधूरी छोड़कर वो फिर से फफक कर रो पड़ी। उसे रोते देख कार्तिक को अच्छा नहीं लग रहा था। शेफाली ने नम आंखों से उसकी ओर देखकर कहा, सीधे पॉइंट पर आती हूँ। बाबा को साथ में किडनी की प्रॉब्लम भी है। उनके डायलिसिस के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। मुझे नहीं पता अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। मैं इतने पैसों का इंतजाम कैसे करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसकी कही हर एक बात न जाने क्यों कार्तिक के दिल तक पहुंच रही थी, और वो भी शेफाली की तकलीफ अच्छी तरह से महसूस कर पा रहा था। उसने अपनों के खो जाने का डर महसूस किया था। कार्तिक ने उसकी ओर देखकर कहा, क्या मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूं? शेफाली ने धीरे से कहा, क्या आप मुझे 10 लाख रुपए उधार दे सकते हैं? मैं जैसे तैसे करके आपको 1-1 रुपया वापस कर दूंगी। बस थोड़ा वक्त लगेगा। आगे कुछ पूछे या बोले, अपने कोट की राइट पॉकेट से चेकबुक निकालकर शेफाली को उसके अमाउंट का चेक साइन करके दे दिया और कहा, इन्हें लौटाने की जरूरत नहीं है। शेफाली ने उसकी ओर देखकर कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको ये वापस नहीं चाहिए? आपने मुझे इतना बड़ा अमाउंट दिया है, बदले में आप मुझसे कुछ तो चाहते होंगे। कार्तिक ने कहा, बस तुम अपने बाबा को बचा लो। ये सब किसी एहसान के लिए नहीं कर रहा। बस चाहता हूं कि कोई किसी अपने को खो ना दे। तुम अच्छी लड़की हो शेफाली, रख लो इसे। हमेशा खुश रहना। उनकी बातचीत के दौरान बस आ चुकी थी। शेफाली कार्तिक को चुपचाप देख रही थी। कार्तिक ने उसे आंखों से बस की ओर इशारा किया और वो बगैर कुछ कहे बस के अंदर चली गई। बस भी वहां से अपनी मंजिल के लिए रवाना हो गई। कार्तिक हाथ बांधकर उस बस को जाते हुए देखता रहा, जब तक कि वो बस उसकी आंखों के सामने से ओझल ना हो गई। नील चुपके से कार्तिक के पास जाकर खड़ा हो गया और उसके करीब जाकर धीरे से बोला, बस चली गई है। अचानक उसकी आवाज सुन कार्तिक अपने ख्यालों से बाहर आया और एक लंबी सांस लेकर उठ खड़ा हुआ। उनकी गाड़ी एक बार फिर दिल्ली की भारी ट्रैफिक में तेजी से निकल पड़ी। नील ने अपने कंधे उचकाकर कहा, मुझे ना तेरे लिए एक सॉन्ग डेडिकेट करने का मन हो रहा है। कार्तिक ने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए और कहा, मुझे माफ कर दे, मुझे तेरा गाना नहीं सुनना अभी। नील ने उसके कानों पर से हाथ उठाकर कहा, अरे तू सुनेगा तो सुनता ही रह जाएगा। और बिना समय गवाए उसने फोन पर अपना इंस्टाग्राम खोल एक लड़की का लाइव शो लगा दिया। वो लड़की बेहद सुरीली आवाज में गा रही थी। उस लड़की की आवाज इतनी सुरीली थी कि मना कर रहा कार्तिक भी उसे सुने बिना रह नहीं पाया। कौन है ये? पूछने लगा। पता नहीं यार, पेज पर तो कियारा के नाम से। मैंने भी इसे आज ही देखा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें फेस नहीं आ रहा, तो क्या पता कोई लोकल सिंगर हो अच्छी। नील ने बहुत एक्साइटमेंट के साथ आगे कहा, मैं तो ये तुझे डेडिकेट कर रहा था। देख रहा हूं मैं अपने भाई को सेटल होते हुए। ये सुन थोड़ा सा चिढ़कर कार्तिक ने आगे से कहा, जैसा तू समझ रहे वैसा कुछ नहीं है। शेफाली को मैं बस दोस्त मानता हूं। थोड़ी मासूम है और ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। जो अंदर है वो ही बाहर भी। कम से कम तू तो ऐसा मत बोल यार। थोड़ी देर में गाड़ी में रखा हुआ एक मोबाइल रिंग होने लगा, जिसे सुनकर नील ने वो फोन देखा तो उसने कहा, यार तूने मेरे बिना एक नया फोन खरीद लिया, लेकिन इतना पुराना। कार्तिक ने कहा कि ये मेरा फोन नहीं है भाई। आई थिंक शेफाली अपना फोन या गाड़ी में भूल गई है। नील ने कहा, तो तू ही रिसीव कर ले और बता दे कि शेफाली का फोन तेरे पास है। कार्तिक ने कुछ सोचा और कहा, नहीं यार, इस तरह किसी का फोन रिसीव नहीं करना चाहिए। तब तक फोन की रिंग भी बंद हो चुकी थी। कार्तिक ने कुछ सोचा और अपने ड्राइवर से कहा, गाड़ी सिटी लाइन हॉस्पिटल के लिए टर्न कर लीजिए। ओके प्रिंस, बोलकर ड्राइवर ने गाड़ी टर्न कर दी।
नील ने एक बार फिर पीछे पलटकर कार्तिक को देखा और कहा, युवराज जी, आप हमें बता सकते हैं कि हम शहर पंक्ति क्यों जा रहे हैं? कार्तिक ने सवालिया लहजे में कहा, शहर पंक्ति? नील ने धीरे से कहा, हमारा तात्पर्य सिटी लाइन से है युवराज। जिसकी अमानत हमारी गाड़ी में छूट गई है उसे वापस करने हम शहर पंक्ति सिटी लाइन हॉस्पिटल जा रहे हैं। नील ने हाथ जोड़कर सर झुकाकर कहा, युवराज की जय हो, आपके रहते आपकी प्रजा कभी दुखी हो ही नहीं सकती। उधर शेफाली सिटी लाइन हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचकर उसने रिसेप्शन में अपनी कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी की और रिसेप्शन के बाजू में लगी लिफ्ट में एंटर हो गई। आज वो बहुत खुश थी क्योंकि अब वो अपने बाबा का ऑपरेशन करवा सकती थी। 4th फ्लोर में पहुंचकर जैसे ही जनरल वार्ड में अपने बाबा के बेड पर पहुंची, उस बेड पर कोई और पेशेंट देखा तो वो घबरा गई। उसने उस पेशेंट के साथ मौजूद अटेंडर को देखा और कहा, ये बेड तो मेरे बाबा का था, मेरे बाबा कहाँ गए? अटेंडर ने कहा, मुझे नहीं पता आपके बाबा कहाँ हैं। पिछले 7 दिनों से तो मेरी पत्नी का ही इलाज इसी बेड पर चल रहा है। शेफाली उनकी बात सुनकर और परेशान हो गई। जनरल वार्ड में मौजूद नर्स के पास जाकर उसने बेड की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां मेरे बाबा थे, मिस्टर श्रीकांत जोशी, वो कहाँ गए? नर्स ने बेपरवाही से अपना रजिस्टर देखते हुए जवाब दिया, जिन पेशेंट के बेड का पेमेंट नहीं हुआ उनको टॉप फ्लोर पर रख दिया गया है। शेफाली ने नाराज होते हुए कहा, एटलीस्ट आप लोगों को मुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। और बगैर नर्स का पूरा जवाब सुने वो वहां से भागती हुई बाहर निकल गई। भागते हुए जा रही शेफाली अचानक कॉरिडोर में एक शख्स से टकरा गई। इस वक्त शेफाली बहुत हड़बड़ी में थी। उसके चेहरे से परेशानी का भाव साफ झलक रहा था। उसने उस शख्स को बगैर देखे ही कहा, आई एम सॉरी, और लिफ्ट की तरफ चली गई। जिस शख्स से वो टकराई थी वो कोई और नहीं, कार्तिक था। कार्तिक ने उसे आवाज देकर रोकते हुए कहा, क्या हुआ शेफाली, तुम इतनी जल्दबाजी में कहां जा रही हो? उसकी आवाज पहचान कर शेफाली पीछे मुड़कर उसे देखने लगी। उसकी आंखें एकदम नम थी। उसे इस तरह परेशान देख कार्तिक को अजीब लगा। उसने बगैर कार्तिक से नजर मिलाए कहा, आई एम सॉरी सर, मुझे पता नहीं था आप हैं। कार्तिक कुछ बोल पाता उससे पहले ही नील अपने बसखरे अंदाज में बोल पड़ा, इट्स ओके, हमारे युवराज ही हैं, मार्स से उतरे हुए भगवान नहीं। कार्तिक ने आंखें बड़ी कर नील को चुप रहने का इशारा किया, लेकिन उसकी बात सुनकर शेफाली के चेहरे पर मुस्कान आ चुकी थी। कार्तिक ने अपने बैक पॉकेट से शेफाली का मोबाइल निकालकर उसे पास करते हुए कहा, तुम अपना मोबाइल गाड़ी में भूल गई थी। इस बीच नील फोन पर किसी से बात करते हुए वहां से जा चुका था। कार्तिक ने शेफाली की ओर देखकर कहा, वैसे तुम इतनी हड़बड़ी में कहां जा रही थी? शेफाली ने भौं से कोड़ते हुए कहा, बाबा को टॉप फ्लोर में शिफ्ट कर दिया गया है, उनका बेड किसी और पेशेंट को दे दिया गया है। बाबा को देखने टॉप फ्लोर पर जा रही थी। फिर कुछ सोचकर शेफाली ने कहा, आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो चलिए मेरे बाबा से मिल लीजिए। कार्तिक ने हाँ में सर हिला दिया और शेफाली के साथ हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पर पहुंचा। वहां का नजारा देख शेफाली के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहां बहुत सारे बीमार लोगों को फर्श पर छोड़ दिया गया था। वहां की हालत बहुत खराब थी। ये देखकर कार्तिक को भी अच्छा नहीं लगा। वहां पहुंचकर शेफाली इतने सारे पेशेंट्स के बीच अपने बाबा को ढूंढने लगी। वहां उनका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं था। कार्तिक भी उसे फॉलो कर रहा था। उस फ्लोर के कॉर्नर पर एक बुजुर्ग व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। वो इतने ज्यादा कमजोर हो चुके थे कि अपनी गर्दन भी संभाल नहीं पा रहे थे। उन्हें देखकर शेफाली भागकर उनके पास पहुंची, बोली, बाबा आप कैसे हो? बीमारी से बुजुर्ग में बोलने की शक्ति भी नहीं बची थी। शेफाली ने उनका झुर्रीदार हाथ अपने हाथों के बीच रखा तो स्पर्श पहचान कर उन्होंने एक नजर शेफाली पर डाली। शेफाली ने उन्हें देखकर कहा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे बाबा, बिल्कुल ठीक। मरीजों की इतनी खराब कंडीशन देखकर कार्तिक भी इमोशनल हो गया। शेफाली ने अपने बाबा से कहा, मैं अभी डॉक्टर से बात करती हूँ, आपको यहाँ से अच्छा इलाज मिलेगा। ये बोलकर शेफाली ने धीरे से उनका हाथ दूर कर दिया और कार्तिक के साथ 3rd फ्लोर पर पहुंच गई। 3rd फ्लोर पहुंचते ही शेफाली की नजर डॉक्टर पर पड़ी, जो कि स्पेशल वार्ड से बाहर निकल रहे थे। उन्हें देखते ही शेफाली उनके पास दौड़कर पहुंची और डॉक्टर से कहा, सर मेरे बाबा को देखने वाला कोई भी नहीं है और वो कितने कमजोर हो चुके हैं, आप लोगों ने उन्हें इस तरह क्यों रखा? डॉक्टर ने शेफाली की ओर गौर से देखा और उसकी नजर शेफाली के खूबसूरत पैरों पर पड़ी।
उसकी नजरों को देख शेफाली ने अपने दोनों पैर पीछे कर लिए। डॉक्टर ने कहा, आपने बेड की फीस नहीं भरी थी। शेफाली ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा, सिर्फ चंद पैसों के लिए आप लोगों ने उन्हें इस तरह छोड़ दिया। आप लोगों के अंदर इंसानियत है या नहीं? कार्तिक हाथ बांधकर उस डॉक्टर को देख रहा था। डॉक्टर की नजर कार्तिक पर पड़ी। उन्होंने शेफाली से कहा, क्या ये आपके साथ हैं? जवाब में शेफाली ने कहा, जी हाँ। डॉक्टर ने कार्तिक को देखकर कहा, जेंटलमैन, आप अपनी गर्लफ्रेंड को समझाइए। इतने बड़े हॉस्पिटल में बिना पैसों के काम नहीं चलता। शेफाली ने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, ये मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है। शेफाली की बात सुनकर उस डॉक्टर ने कहा, तो फिर कौन है ये? जवाब में शेफाली ने कहा, ये मेरे दोस्त हैं। फिर तो बढ़िया। बोलकर डॉक्टर ने एक बार फिर शेफाली के खूबसूरत पैरों को घूरते हुए अपनी आंखों से ही उसके फिगर का जायजा लेना शुरू कर दिया। डॉक्टर का इस तरह से उसे देखना शेफाली को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। डॉक्टर की नजरों को कार्तिक भी बखूबी समझ रहा था। कार्तिक ने डॉक्टर से कहा, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? डॉक्टर ने अपने गाल सहलाते हुए कहा, अगर शेफाली तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। एक तरीका है जिससे तुम अपने बाबा का इलाज फ्री में करवा सकती हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? उसके इतना कहते ही शेफाली ने दांत पीसकर गुस्से से कहा, क्या बकवास कर रहे हैं आप? डॉक्टर ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, तुमने ही मुझसे मदद मांगी थी, तब मैंने तुम्हें ऑफर किया। वहां मौजूद कार्तिक ने उस डॉक्टर के सामने चौहान अंकल को फोन लगाया और उनके फोन रिसीव करते ही बोल पड़ा, अंकल, क्या हम सिटी हॉस्पिटल खरीद सकते हैं? अंकल ने उधर से कहा, जी हाँ प्रिंस, क्यों नहीं, पर ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी? कार्तिक ने डॉक्टर को देखते हुए अंकल से कहा, कुछ नहीं, बस एक अच्छा सा ऑफर हाथ लगा। फाउंडर से कहकर इनके पेपर्स निकलवाइए और जल्दी से जल्दी प्रोसीजर सॉर्ट करवा दीजिए। और हाँ, हॉस्पिटल के नए नाम में मित्तल लिखा होना चाहिए, ओनर के नाम पर। अंकल ने कहा, जैसा आप कहेंगे वैसा होगा फ्रेंड। ये बोलकर उन्होंने फोन कट कर दिया। कार्तिक हाथ बांधकर उस डॉक्टर को घूर कर देख रहा था। कार्तिक की बात सुन डॉक्टर सरकास्टिक स्माइल दे रहा था। फिर उसने शेफाली को देखकर कहा, मुझे लगता है कि इलाज की जरूरत तुम्हारे बाबा से ज्यादा तुम्हारे दोस्त को है। जेंटलमैन सिटी हॉस्पिटल खरीदने की बात कर रहे हैं। कार्तिक की बात सुनकर शेफाली एक पल के लिए हैरान हुई, लेकिन उसे कार्तिक की सारी असलियत पता थी। इसलिए वो कार्तिक की तरह हाथ बांधकर स्माइल करती हुई डॉक्टर को देखने लगी। उस डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों उसे इस तरह घूर कर क्यों देख रहे हैं। कुछ ही देर में कार्तिक का मोबाइल बजा। कॉल चौहान अंकल की थी। उसके हेलो कहते ही अंकल की आवाज आई, प्रिंस, जैसा आपने कहा था वैसा हो चुका है। सिटी हॉस्पिटल को हमने दोगुने दाम पर खरीदने का ऑफर रख दिया है और फाउंडर ने भी हाँ कह दिया। बस अब प्रोसीजर फॉलो करना है। कार्तिक ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ कह दिया, फैंटास्टिक। ये कहकर उन्होंने कॉल रख दी। जवाब में कार्तिक ने स्माइल कर दिया और डॉक्टर की ओर देखकर कहा, अब आप इस हॉस्पिटल के मालिक से बात कर रहे हैं। डॉक्टर को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो मुंह बनाते हुए वहां से चले गए। तभी कुछ देर के बाद डॉक्टर के पास सिटी हॉस्पिटल के कुछ दूसरे डॉक्टर्स पहुंचे। उन्होंने हैरान होकर कहा, हमें यकीन नहीं हो रहा है कि 15 मिनट के अंदर कार्तिक मित्तल ने हमारा हॉस्पिटल खरीद लिया है। उनकी बात सुनकर डॉक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। इसी बीच कार्तिक ने पुलिस को भी बुलवा लिया। पुलिस के वहां पहुंचते ही डॉक्टर सारी बात समझ गया और वो कार्तिक के पैरों में गिर पड़ा। गिड़गिड़ाते हुए उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप इतनी पावरफुल हैं, वरना मैं आपसे कभी ऐसी बात नहीं करता। आई एम सॉरी। कार्तिक ने धीमी आवाज में बोल्डली कहा, तुम माफी के हकदार नहीं हो। अगर तुमने मुझे कुछ कहा होता मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम लड़की की मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हो, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी और मेरी पूरी कोशिश रहेगी तुम्हारी तकलीफ में कोई कमी ना हो। और इसी के साथ उस डॉक्टर को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया। कार्तिक ने शेफाली की ओर देखकर कहा, अब तुम्हारे बाबा का अच्छी तरह ट्रीटमेंट किया जाएगा। बेस्ट से बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट हायर किए जाएंगे। शेफाली कार्तिक से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके पहले ही कार्तिक वहां से चला गया।
पर उसके चेहरे पर सुकून के भाव थे कि अब उसे अपने बाबा के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। वो भी कुछ देर वहां से अपने बाबा को देखकर हॉस्पिटल से निकली। रात हो चुकी थी। उसने अपने लिए कैब बुक किया। बाहर आकर वो कैब का वेट कर रही थी और अपने फोन में बस टाइम देखे जा रही थी। अचानक उसके सामने एक आलीशान कार आकर खड़ी हुई और उसमें से एक शख्स ने विंडो नीचे करके कहा, एक्सक्यूज मी मिस शेफाली, क्या आप नकाब के पीछे के कार्तिक को जानती हैं या फिर आप भी बस उसका शिकार हैं? शेफाली के कानों में जैसे ही ये शब्द गए, उसने झट से सामने देखा। सामने उस शख्स को देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर कौन है वो शख्स जिसे देखकर शेफाली इतनी हैरान हो गई? और क्या है कार्तिक मित्तल का राज? मौजूद था। उसकी बात सुनकर शेफाली ने अपनी नजरें फेर ली और वहां से जाने लगी। लेकिन गाड़ी से उतरकर राहुल अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। शेफाली ने कड़क आवाज में कहा, क्या चाहते हो तुम? राहुल ने कहा, मैंने अभी अभी बताया ना, मैं आपसे कार्तिक मित्तल के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। शेफाली हाथ बांधकर खड़ी हो गई और उसने कहा, कहो क्या कहना है? राहुल ने कहा, देखिए मुझे गलत मत समझिएगा, मैं आपकी नजर में देखकर समझ गया था कि आप अच्छी लड़की हैं, इसलिए मैं कार्तिक का सच आपको बताने आया हूँ। मुझे पता है कि आप उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, बस वो आपको मुझे जेलस करने के लिए लेकर आया था। Am I right? शेफाली ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम यहाँ क्या कहने आए हो? साफ साफ कहो। राहुल ने कहा, कार्तिक ने आपको नहीं बताया होगा कि वो हूट बिस्ट्रो बार में वेटर का काम करता था, लेकिन उसके अड़ियल एटीट्यूड को देखते हुए वहां के मालिक ने उसे धक्के मारकर बाहर फेंक दिया। शेफाली ने गुस्से से उसे घूर कर देखा और बगैर कुछ कहे आगे बढ़ने लगी। अपनी बातों का उस पर कोई असर ना होते देख राहुल एक बार फिर से उसे फॉलो करने लगा। थोड़ी तेज आवाज में उसने कहा, कार्तिक और शरण की सच्चाई तो सुनती जाइए। उनके बीच क्या रिश्ता था वो भी आपको पता होना चाहिए। आई एम श्योर कार्तिक ने आपको ये नहीं बताया होगा। शैनन का नाम सुनकर शेफाली कुछ पल के लिए ठहर गई। राहुल मन में सोचने लगा, कार्तिक बहुत हीरो बन रहा था ना, अब तुझे बताता हूं कि राहुल क्या चीज है। दूसरी ओर हॉस्पिटल से निकलकर कार्तिक ने शेफाली की सारी प्रॉब्लम्स रास्ते में नील को बताई। बातें सुनने के बाद नील ने कार्तिक से कहा, मैं तो सोच रहा हूं कि शेफाली को ट्रबल में देखकर तूने हॉस्पिटल खरीद लिया। अब तो मुझे सिटी बैंक पर तरस आ रहा है। आई एम श्योर कि तेरा अगला शिकार सिटी बैंक होने वाला है ना? ये बोलकर वो हंसने लगा। कार्तिक ने उसके सर पर टपली मारकर कहा, फिलहाल तो तेरा शिकार करने वाला हूं। ये बोलकर कार्तिक उसका गला पकड़कर उसे झकझोरने लगा और फिर दोनों हंसने लगे, एकदम किसी सगे भाई की तरह। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी पैलेस के सामने आकर रुक गई। नील गाड़ी से बाहर उतरकर मस्खरे अंदाज में बोला, युवराज का स्वागत है, पधारिए अपने राजमहल में। कार्तिक ने स्माइल किया और गाड़ी से बाहर आ गया। वो दोनों जैसे ही लिविंग रूम में पहुंचे, वहां पहले से चौहान अंकल मौजूद थे। उन्हें देखकर कार्तिक ने अपनी घड़ी में समय देखा और हैरान होकर कहा, अंकल रात के 3 बज चुके हैं, आप अभी तक सोए नहीं? अंकल उसे देखकर अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा, प्रिंस, अगर आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं, आपने सिटी लाइन हॉस्पिटल महज 15 मिनट के अंदर खरीदा, इसके पीछे कोई बड़ी वजह थी? उनके सवाल पर कार्तिक ने हाँ में सर हिलाया और कहा, मेरे दोस्त के फादर वहां एडमिट हैं। हॉस्पिटल में बेड की फीस पेमेंट ना किए जाने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पर जानवरों की तरह छोड़ दिया गया था। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि कई पेशेंट्स का हाल बहुत बुरा था। वहां के स्टाफ और डॉक्टर्स की तो इंसानियत ही जैसे खत्म हो चुकी थी। बदले में वहां के डॉक्टर किसी अच्छी लड़की से उसके फादर के इलाज के बदले
उससे बदतमीजी कर रहे थे। क्या ये सही है अंकल? चौहान अंकल बड़े गौर से कार्तिक की बात सुन रहे थे। उन्होंने गहरी सांस लेकर नहीं में सर हिलाया। कार्तिक ने अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, डॉक्टर हमारे लिए दूसरे भगवान होते हैं, लेकिन कुछ घटिया डॉक्टर्स की वजह से सारे डॉक्टर्स बदनाम हो जाते हैं। बस इसलिए मैंने उस हॉस्पिटल को खरीद लिया। अंकल चौहान के चेहरे पर सुकून के भाव आ चुके थे। उन्होंने कार्तिक को देखकर कहा, प्रिंस, मुझे आप पर गर्व है, और अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। कार्तिक ने हाँ में सर हिला दिया। अंकल चौहान ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, ये पूरे मित्तल परिवार के लिए खुशी की बात है कि आप अपने पेरेंट्स के अडॉप्टेड सन थे। आपकी रगों में उनका खून नहीं दौड़ रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप उनसे भी बेहतर निकलेंगे। दूसरी ओर शैनन का नाम सुनकर शेफाली ने राहुल की तरफ पलटकर देखा और कहा, कौन शैनन? राहुल ने अपने फेस पर मासूमियत लाकर कहा, शैनन, शैनन हमारे कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल लड़की है। आज आपने उसे मेरे साथ देखा भी होगा। उसका नाम सुनकर शेफाली ने अपने कंधे उचकाकर कहा, ओह, वो बहुत बदतमीज और घमंडी लड़की है, और मुझे नहीं लगता कि कार्तिक ऐसी लड़कियों में इंटरेस्टेड होगा। ये बोलकर वो एक बार फिर वहां से जाने के लिए मुड़ी, लेकिन इसके पहले राहुल बोल पड़ा, जाते जाते मेरी बात तो सुनती जाइए। पूरे कॉलेज के सामने घुटनों पर बैठकर कार्तिक ने शैनन को प्रपोज किया था। वो बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहने लगा। उसने कहा कि शैनन के साथ कार्तिक ने बहुत गलत किया। बेचारी के विश्वास का गलत फायदा उठाया उसने। शेफाली ने कुछ सोचकर कहा, क्या किया कार्तिक ने? राहुल ने धीरे से कहा, धोखा दिया उसे। उसके साथ कई रातें गुजारने के बाद शैनन से उसका जब दिल भर गया तो उसने उसे छोड़ दिया। शेफाली ने कुछ सोच समझकर कहा, कार्तिक ऐसा नहीं कर सकता। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, मैंने शैनन को भी ये समझाया था और उसने भी यही कहा था। अब देखिए उसके दिल पर क्या बीत रही है। शेफाली को अपनी बातों के जाल में आते देख राहुल ने आगे कहा, मैं तो आपसे बस यही कहूंगा कि इस कार्तिक से दूर रहें। ये हर लड़की से बस एक ही चीज चाहता है, उन्हें इमोशनली फंसाकर, उन्हें सपोर्ट देकर उनके साथ रात गुजारना इसका पहला शौक है। और इसके इस शौक के बारे में हमारे कॉलेज की हर लड़की जानती है। शेफाली चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। राहुल ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, बदले में वो आपसे भी यही चाहेगा। आपको तसल्ली देने के बाद आपके करीब आने की कोशिश करेगा। इसीलिए शैनन का बिहेवियर उसके साथ इतना रूड है। देखना कहीं उसके बाद आप ना हो। ये सब सुन शेफाली घबराहट के मारे वहां से चुपचाप चली गई। उसके जाने के बाद राहुल जोर जोर से हंसने लगा और अपने कंधे थपथपाते हुए बोला, राहुल, यू आर जीनियस। बेचारे की नई लव स्टोरी में भी तू विलन बन गया। ये बोलकर वो एक बार फिर हंसने लगा। मित्तल पैलेस में कार्तिक ने अंकल से कहा, अंकल, मैं आपको बताना चाहता था कि मैं और नील यहाँ पैलेस में नहीं रहेंगे। उसकी बात सुनकर नील मुंह फाड़कर उसे हैरानी से देखने लगा और उसके करीब जाकर फुसफुसाते हुए बोला, भाई क्या हो गया तुझे? हम यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? अंकल चौहान भी सवालिया नजरों से उसकी ओर देख रहे थे। कार्तिक ने कुछ सोचकर कहा, मेरी स्टडी अभी बाकी है। मैं चाहता हूं कि अपनी स्टडी हॉस्टल में रहकर पूरा करूं। अंकल ने जवाब दिया, प्रिंस, आप अपनी स्टडी यहां रहकर भी तो पूरी कर सकते हैं। कार्तिक ने कहा, बेहतर होगा कि अगर आप मेरे लिए हॉस्टल का इंतजाम कर दें। ठीक है, देखते हैं, चौहान अंकल ने उससे कहा। नील का तो समझो मुंह ही भूल गया था ये सुनकर, और सब सोने चले गए। कार्तिक नील के साथ अपने बेडरूम में मौजूद था। नील बेड पर दोनों हाथ फैलाए लेटा हुआ था।
और उसने कार्तिक से कहा, यार एक बात कहूं। कार्तिक बेड के दूसरे साइड पर अपना मोबाइल देख रहा था। कार्तिक का कोई रिस्पॉन्स ना पाकर नील ने अपने अंदाज में कहा, यार मुझे ना ये लड़की शेफाली बहुत अच्छी लगी। कितनी सिंपल और कितनी साइलेंट है। नील ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, तूने आज राहुल और शैनन का चेहरा देखा? आज रात तो वो दोनों सो ही नहीं पाएंगे। शैनन आंखें फाड़ फाड़ कर शेफाली को देख रही थी। यार सचमुच ये सब होते मैंने अब तक फिल्मों में देखा था, लेकिन रियल लाइफ में मैं तेरे साथ ये सब होते देख रहा हूं। सचमुच यार किस्मत भी कभी भी कोई नया मोड़ ले लेती है। ये बोलकर नील कार्तिक को देखने लगा। कार्तिक सिर्फ उसकी बातें सुन रहा था। फिर कुछ सोचकर नील ने कहा, यार तुझे शेफाली से हाय हेलो वाला रिलेशन आगे बढ़ाना चाहिए। कार्तिक ने नहीं में सर हिलाया और कहा ना, सिर्फ दोस्त है। नील ने उसके हाथ से उसका मोबाइल छीन लिया और कहा, मैं अभी उसे व्हाट्सएप करता हूं। कार्तिक ने तुरंत उससे कहा, नहीं भाई मत कर प्लीज। नील ने हंसते हुए कहा, मुझे पता था तू यही कहेगा, इसलिए देख मैंने तो मैसेज पहले से ही कर दिया था तेरे फोन से। कार्तिक आंखें बड़ी कर उसे घूर कर देखने लगा। नील ने उसे थोड़ा इग्नोर करते हुए कहा, व्हाट? ये लुक मत दे, तेरा भाई सब जानता है। अगले दिन शेफाली के बाबा को स्पेशल वार्ड में एडमिट कर दिया गया। उसके बाबा के साथ एक नर्स भी मौजूद थी। बीती रात राहुल की बात सुनने के बाद शेफाली कार्तिक के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रही थी। उसका दिल तो राहुल की बात पर यकीन करने के लिए राजी नहीं हो रहा था, लेकिन दिमाग से राहुल की बातें निकलने का नाम नहीं ले रही थी। शेफाली ने खुद से बात करते हुए कहा, क्या सचमुच कार्तिक ऐसा है जैसा राहुल ने मुझे बताया? फिर खुद ही अपने सवाल का जवाब देते हुए उसने कहा, लेकिन मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूं? मुझे उससे मिले इतना कम समय ही हुआ है। बिलियनियर है तो कुछ भी कर सकता है, मुझे उससे क्या? वो अपने ख्यालों में गुम थी कि तभी नर्स की आवाज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। मैम मैं जा रही हूं। हाँ ठीक है, शेफाली ने कहा। नर्स के जाने के बाद शेफाली एक बार फिर कार्तिक के ख्यालों में डूब गई। उसने खुद से बातें करते हुए कहा, हो सकता है राहुल सच कह रहा हो। पहले कार्तिक मेरा विश्वास जीतेगा, उसके बाद मेरे साथ वही करेगा जो उसने शैनन के साथ किया। लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी, कभी नहीं। थोड़ी देर में शेफाली ने व्हाट्सएप नोटिफिकेशन देखा। कार्तिक का मैसेज था। उसे पढ़कर वो एक पल के लिए तो खुश हुई, फिर उसे राहुल की कही हुई बातें याद आ गईं। उसने खुद से बातें करते हुए कहा, मैं जल्दी कार्तिक के सारे पैसे उसे रिटर्न कर दूंगी, मुझे उसकी कोई हेल्प नहीं चाहिए। ये सोचकर उसने मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया। पैलेस में कार्तिक और नील चौहान अंकल के साथ डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। अंकल चौहान ने कार्तिक की ओर देखा और कहा, प्रिंस आपके हॉस्टल का इंतजाम हो गया है। आप दोनों के लिए हमने हॉस्टल का स्पेशल कमरा लिया है। उनकी बात सुनकर कार्तिक ने कहा, हमें स्पेशल रूम की जरूरत नहीं है, हमें ऑर्डिनरी रूम चाहिए। अंकल चौहान ने कुछ सोचकर कहा, प्रिंस क्या आपके ऐसा करने की वजह मैं जान सकता हूँ? नील गुस्से से आंखें छोटी कर कार्तिक को देख मन ही मन उसे गालियां दे रहा था। कार्तिक ने कहा, इन 6.5 सालों में मैंने प्रॉब्लम्स से फाइट करना सीखा। मानता हूं मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर से निकाल दिया था, लेकिन इसी चीज ने ही तो मुझे सिखाया कि ऑर्डिनरी लाइफ भी कितनी इम्पोर्टेंट होती है। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि लोग अचानक से मुझे दूसरे नजरिए से देखने लगे या मेरी लाइफ की सच्चाई ज्यादा किसी को पता चले। कॉलेज लाइफ की अपनी एक बात होती है। नील मुंह फाड़कर उसकी ओर देख रहा था। अंकल चौहान ने हैरान होकर कहा, और आपकी ये इतनी सारी प्रॉपर्टी, इतने सारे पैसे कौन संभालेगा प्रिंस? और काम? कार्तिक ने स्माइल करते हुए कहा,
अंकल, मैंने कहा कि मैं सिंपल लाइफ जी लूंगा, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाऊंगा। ये बोलकर कार्तिक अपने चेयर से उठा और उसे नील के सर पर टपली मारकर कहा, चल, आज तुझे कॉलेज जाने के लिए लेट नहीं हो रहा है क्या? अंकल चौहान ने कार्तिक की ओर देखकर कहा, आपके कॉलेज पहुंचने से पहले आपके लिए ऑर्डिनरी रूम का इंतजाम हो जाएगा और मुझे खुशी है कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। जवाब में कार्तिक ने स्माइल कर दिया और नील के साथ कॉलेज के लिए निकल पड़ा। उन्होंने कॉलेज जाने के लिए टैक्सी बुक की तो नील ने कार्तिक को कोनी मारकर कहा, मैंने तेरे जैसा आदमी नहीं देखा यार। अच्छा खासा हम पैलेस में रह रहे थे, लेकिन तुझे तो कॉलेज का ऑर्डिनरी रूम चाहिए था। ये बोलकर वो गुस्से से टैक्सी से बाहर देखने लगा। जवाब में कार्तिक ने कहा, तुझे पता है, जिंदगी को जीकर हमें लोगों की असली सोच पता चलेगी। नील ने नाराज होकर कहा, मुझे नहीं पता करनी लोगों की असली सोच। यार, तेरे पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, रहने के लिए राजसी ठाट है, तो फिर हम क्यों ऑर्डिनरी लाइफ में जाएं? कार्तिक उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा और जवाब में कहा, समय के साथ तुझे खुद पता चल जाएगा। कुछ देर में वो लोग कॉलेज पहुंच गए। अब जैसे ही अपने हॉस्टल रूम में पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां दो लड़के पहले से मौजूद थे। नील ने अंदर जाकर उनसे कहा, ये रूम हम दोनों ने लिया है। जवाब में एक लड़के ने अकड़ में कहा, क्यों, तू कहीं का प्रिंस है जो अकेले इस रूम में रहेगा? ये रूम 5 लोगों में शेयर होता है, तुझे नहीं पता? नील ने हैरान होकर कार्तिक को देखा। कार्तिक आराम से कॉर्नर वाले बेड की ओर चला गया और वहां रखी एक छोटी सी कबर्ड में अपना बैग सेट करने लगा। ये देख नील कार्तिक के पास जाकर बड़बड़ाते हुए बोला, युवराज की जय हो। युवराज, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? इतने आलीशान बेडरूम में आकर उम्मीद करता हूँ कि आपकी ऑर्डिनरी लाइफ में कोई कमी तो महसूस नहीं होती होगी आपको। नील की बात सुनकर वहां मौजूद लड़के और कार्तिक उस पर हंसने लगे। नील ने उन सब की ओर देखा और कहा, बिल्कुल हंसो, मुझ पर हंसो, क्योंकि मेरा दोस्त ये है कार्तिक, जिसकी वजह से मैं अर्श से फर्श पर आ गिरा। हंसो मुझ पर। ये बोलकर कार्तिक झुंझलाता रहा। इतने में कार्तिक का मोबाइल बजा। कार्तिक ने अपने पॉकेट से जैसे ही मोबाइल निकाला तो स्क्रीन पर देखा, अंकल चौहान का नाम डिस्प्ले हो रहा था। कार्तिक ने फोन रिसीव किया तो दूसरी ओर से अंकल चौहान ने कहा, प्रिंस, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि हमने सिटी लाइन हॉस्पिटल खरीद तो लिया है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है।